अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो डायरेक्टिव्स एनजी क्लास और एनजी स्टाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो क्या है और कैसे हम उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उनका यूज़ बेसिकली क्या है और किस मकसद के लिए उनको यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनजी स्टाइल और एनजी क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये दो जो हैं ये HTML की प्रॉपर्टी क्लास और प्रॉपर्टी स्टाइल को डिस्कस करने के लिए हैं। मतलब HTML अगर आपको आती है तो आपने उसमें इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ की होगी और दूसरी आईडी और क्लासेस के थ्रू भी स्टाइलिंग यूज़ की होगी। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस डायरेक्टिव के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इन दोनों डायरेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस के बारे में और उसको क्यों यूज़ किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा angular.io पे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनजी स्टाइल मैं बल्कि पहले मैं एनजी क्लास पे बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं एनजी इस पे आऊँगा स्टाइल पे। यहाँ से मैं डायरेक्टिव और यहाँ से मैं स्टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो स्टेबल डायरेक्टिव है उनको ही डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हम एनजी फॉर एनजी इफ को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एनजी क्लास और एनजी स्टाइल को देखेंगे। तो एनजी क्लास को सबसे पहले देखते हैं। तो एनजी क्लास एक npm पैकेज है जो कि एंगुलर के कॉमन की डायरेक्टरी में है। और ये मॉड्यूल जो है ng_class.ts फाइल है डायरेक्टिव्स के फोल्डर में। CSRC के कॉमन का फोल्डर, उसके अंदर SRC, उसके अंदर डायरेक्टिव्स और उसके अंदर ng_class.ts फाइल। तो चूंकि ये कॉमन मॉड्यूल है, इसको लोड करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली लोड होता है। और ये इसकी ओवरव्यू है, इसकी डेफिनेशन है यूजिंग डेकोरेटर डायरेक्टिव। आप इसको यूज़ करने के यहाँ पे आपको 5 मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे लोडेड है, जो कि एनजी एंगुलर 5 के नाम से, एंगुलर 5 ऐप के नाम से, और आई एम श्योर आपने भी इसी नाम से इसको बनाया हुआ होगा। और ये हमारी इसकी आउटपुट है। यहाँ पे ये आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। ब्लू कलर में ये लिखा है और रेड कलर में ये, ग्रीन कलर में। और फिर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम जो टाइप करते हैं वो, ये सब कुछ हम पिछले 6 ट्यूटोरियल में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनजी क्लास को जैसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग और वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग और उसके बाद इंटरपोलेशन और टू वे बाइंडिंग का ट्यूटोरियल देखा है, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी और बताया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप एंगल ब्रैकेट्स में, मतलब जो बड़ी ब्रैकेट्स जिसको हम उर्दू में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर, या ये वाली आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और एक करली ब्रैकेट होती है और एक पैरेंथेसिस होती है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इसको यूज करते हुए हम कोई भी प्रॉपर्टी का नेम लिख के उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं component.css में मेरे पास दो क्लासेस हैं, क्लास कलर रेड और कलर ग्रीन। ठीक है, ये दो क्लासेस है मेरे पास। और आई एम श्योर HTML CSS अगर आपको आती है तो आपको स्टाइलिंग का पता होगा। ये कलर रेड एक क्लास नेम है और ये कलर ग्रीन भी एक क्लास नेम है, जिनमें दो प्रॉपर्टीज है, इसमें कलर ग्रीन है और इसमें कलर रेड है। तो अगर मैं इन क्लासेस को, किसी एक क्लास को अपने HTML में यूज करना चाहूँ, यहाँ पे सपोज मैं एक न्यू p ब्लॉक लिख लेता हूँ यहाँ पे और इसमें लिख लेता हूँ ng क्लास डायरेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेड कलर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लास का जो प्रॉपर्टी है, जो क्लास की प्रॉपर्टी है, उसको एंगल ब्रैकेट में लिख के इक्वल साइन यहाँ पे लिख के और यहाँ पे लिख दूँ अगर रेड, सॉरी मुझे नाम याद नहीं रहा कलर रेड, सॉरी फॉर दैट, कलर रेड लिखूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर एनजी क्लास है उसको एनजी क्लास, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है, एनजी क्लास स्पेलिंग शायद मिस है, कलर रेड। तो यहाँ पे हमारे पास है ये जो एनजी, यहाँ पे वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल है। मतलब जो क्लास को हमने कलर रेड यहाँ पे दिया है ये अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि उसका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ
ये देखें क्लास इज इक्वल टू कलर रेड, तो ये कलर रेड हो गया। लेकिन जब मैंने इसको लिखा इस प्रॉपर्टी के अंदर, क्लास प्रॉपर्टी के अंदर इस तरीके से क्लास इज इक्वल टू कलर रेड, तो अब उसने कहा अनडिफाइंड है, मतलब ये जो क्लास हमने यहाँ पे नंबर लिखा है कलर रेड, तो उसका कहने का मकसद ये है कि इस कलर रेड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने कंट्रोलर में। जी हाँ, जो इस कंपोनेंट का कंट्रोलर हमारे पास है, जो इस कंट्रोलर का मतलब इस फोल्डर के नाम के साथ डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, उसके अंदर हमें एक कलर रेड का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बल्कि मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है सी एल एस इज इक्वल टू कलर ग्रीन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सी एल एस, ये वेरिएबल नेम है और इसकी वैल्यू कलर ग्रीन है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके अंदर CLS लिख देता हूँ, ये CLS। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये टेक्स्ट है इसका कलर ग्रीन हो चुका होगा। तो आपने देखा कि इसका कलर ग्रीन हो चुका है क्योंकि अब हमने इस क्लास को कलर ग्रीन को डिफाइन, देखें यहाँ पे कलर ग्रीन लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने CLS लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू कलर ग्रीन लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास हम इस तरीके से भी कलर मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक मतलब इसके बाद अगर आप इस CLS वेरिएबल पे कोई कंडीशन लगा के इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, आप इसके डायनामिकली कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, इसमें एक ही हम प्रॉपर्टी, एक ही क्लास ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे CLS2 करता हूँ और यहाँ पे CLS2 TS फाइल में TS फाइल में CLS2 इज इक्वल टू कलर रेड कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको और इसको भी सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नजर आएगी कि अनएक्सपेक्टेड टोकन CLS2 एट कॉलम 5, मतलब CLS1 और CLS2 में प्रॉब्लम है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे इसको कॉमा लगा दिया मैंने, तो अब भी उसमें आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रॉब्लम अब नजर आ रही है अनएक्सपेक्टेड टोकन 2, और अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो है अनएक्सपेक्टेड टोकन एट कॉलम 4 इन CLS1 CLS और CLS2। मतलब हम मल्टीपल क्लासेस अब इस तरीके से साइन इन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें मतलब एक प्रॉपर्टी एक क्लास को हम साइन कर सकते हैं, मैं या CLS कर दूं या CLS2 कर दूं, इट विल डेफिनेटली वर्क फाइन, राइट। अब NG क्लास जो है वो रेड हो चुकी है क्योंकि CLS2 जो है वो कलर रेड की क्लास है CSS में, जो हमने डिफाइन किया TS फाइल में यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज मैं इस प्रॉपर्टी को मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना चाह रहा हूँ, क्लासेस देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए हम NG क्लास का डायरेक्टिव यूज करते हैं। आई एम श्योर आपको NG क्लास की अब समझ लगी होगी कि क्यों हम NG क्लास को यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ NG क्लास इज इक्वल टू CLS2, इट विल वर्क सेम एज द प्रॉपर्टी क्लास, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखता हूँ एरे की सूरत में, क्लास, इसको फिर मुझे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा ऐसे कॉमा CLS, अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एरर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में, यहाँ पर के यहाँ पे एरर तो खैर इसमें एरर तो कोई नहीं है, बल्कि एलिमेंट में दिखाऊंगा कि यहाँ पे CLS2 और CLS दोनों क्लास इंप्लाई हो चुकी हैं, CLS2 भी इसमें आ चुकी है क्लास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर CLS लिखता हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे आई है इस जगह पे वो इसको पुट कर रहा है, इसकी वैल्यूज को पुट नहीं कर रहा। मतलब CLS की जो प्रॉपर्टी है वो रेड कलर है, कलर रेड है, सॉरी कलर ग्रीन है, और इसकी जो वैल्यू है कलर रेड है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे नहीं आई बल्कि यहाँ पे ये स्टैटिक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कलर रेड कलर ग्रीन। अब कलर ग्रीन होगा क्योंकि वो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और वो कलर ग्रीन हुआ। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई कि ये एरे हमारे पास स्टैटिक हो गया, अब हम इसको डायनामिक नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। अब सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये डिफरेंट टर्म्स एंड मेथड्स CLS2 ऐसे लिख देता हूँ, तो अब वो उस पर हमारे पास एरर आएगा, बल्कि हमारे पास सॉरी यहाँ पे अब उसने कलर ग्रीन उसकी वैल्यू और कलर रेड दोनों वैल्यू दे दी, क्योंकि अब उसने क्या किया कि उसने एरेज, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं ये बेसिकली एरेज के लिए नोटिफिकेशन होती है, आपको आई एम श्योर पता होगा इसका, एरे को डिनोट करने के लिए। अब उसने CLS की प्रॉपर्टी उठा ली कहाँ से, कंपोनेंट से। तो कलर पहले उसने ग्रीन किया, फिर कलर रेड किया,
पहले हमने यहाँ पे कौन सी यूज़ किया, CLS फिर CLS2, और CLS2 हमारे पास जो है वो कलर रेड है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो है कलर ग्रीन आ रहा है, हालांकि यहाँ पे कलर ग्रीन पहले है, कलर रेड बाद में है। होना तो ये चाहिए कि ये कलर रेड होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कलर रेड है और कलर ग्रीन है, जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, CLS CLS2 दोनों यहाँ पे उसने अप्लाई कर दी, लेकिन कलर कौन सा दिया उसने, ग्रीन, और इसका कलर रेड है। तो इसको रेड मतलब मैं अगर यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ कलर ग्रीन को, तो ये कलर रेड हो गया क्योंकि ये कलर रेड है, लेकिन अगर मैं इसको अब कलर ग्रीन करता हूँ तो ये ग्रीन हो गया। लेकिन यही चीज़ मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि कलर ग्रीन अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो भी वो उसको कलर ग्रीन दे रहा है, कलर रेड उसको नहीं दे रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे उसने कलर ग्रीन को ही प्रायोरिटी दे रहा है, कलर रेड को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे कलर ग्रीन जो है वो बाद में डिफाइन है। मेरी बात समझ रहे हैं कि CSS की जो फाइल है हमारे पास, नो डाउट इसमें हमने कलर ग्रीन पहले लिखा है और कलर रेड बाद में लिखा है, प्रायोरिटी के हिसाब से तो कलर रेड शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CSS फाइल के अंदर कलर ग्रीन, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके कलर रेड से ऊपर पेस्ट कर देता हूँ तो अब जो है वो सही कलर ग्रीन काम करे, कलर रेड काम करेगा। देखा आपने, यहाँ पे अब कलर रेड आ गया। तो ये भी एक प्रायोरिटी होती है कि कौन सी आपने क्लास पहले लिखी है और कौन सी बाद में, और किसको आप पहले अप्लाई कर रहे हैं किसको बाद में, ये चीज़ें जहन में रखने वाली होती हैं। क्योंकि आगे ये तो छोटा सा स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ पे आपको बता दी, लेकिन अगर आपने कोई लंबा स्क्रिप्ट को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन कि भाई का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा जबकि मैंने सही लिखा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम NG क्लास को असाइन कर सकते हैं। अब इसको असाइन करने का तरीका एक और भी है, वो ये है कि हम इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी नोटेशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स को लेता है, मतलब जिसकी वैल्यू ट्रू होगी उसको डिस्प्ले करेगा, जिसकी वैल्यू फॉल्स होगी उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट नोटेशन यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट नोटेशन के लिए हम ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा CLS कॉलन ट्रू कॉमा, सॉरी मैंने CLS लिख दिया, और कॉमा CLS2 फॉल्स। मैंने इसको सेव किया, CLS ट्रू है, CLS2 फॉल्स है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्लास CLS आ गई। मतलब सॉरी मैंने यहाँ पे इसको ऐसे, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं इनको सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखना। तो अब भी ये हमारे पास यहाँ पे देख लें CLS दे रहा है, क्योंकि अब वो ये कहता है कि CLS इस वेरिएबल की जगह पे उस क्लास का नेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कलर रेड और कलर ग्रीन। अब मैंने कलर रेड को ट्रू किया है, कलर ग्रीन को फॉल्स किया है, तो इट मीन्स कलर रेड होगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ, तो कलर ग्रीन हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास यहाँ पे एक और है कलर ब्लू फॉल्स, तो ये भी इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक और स्टाइल बना लेते हैं CSS में, कलर ब्लू और इसको ब्लू कर देते हैं, राइट। अब जो भी ट्रू होगा, अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो अब हमारा कलर जो है वो ब्लू हो गया। तो ये है हमारे पास डिफरेंट तरीके इनको, लेकिन ये हम कर रहे हैं किसके, डायरेक्टली इनपुट कर रहे हैं इसके अंदर, अपने HTML के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसको डायनामिकली यहाँ से चेंज नहीं कर सकेंगे, इसके लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए। तो इसका तरीका जो करेक्ट वे होता है वो ये है कि हम TS फाइल के अंदर जो component.ts फाइल है उसके अंदर इसको यहाँ पे एक वेरिएबल ले दें, यानी कलर्स के नाम से। अब उसमें आप एरे दें, एरे में क्या लिखेंगे आप, मैं यहाँ पे CLS का CLS2 लिख देता हूँ। एरे ऐसे लिखे जाते हैं, कलर्स कैन नॉट फाइंड CLS, डिड यू मीन द इंस्टेंस दिस डॉट CLS। हाँ, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने दिस डॉट CLS के आपने दिस डॉट CLS2 लिखना है। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज डिफाइन है इनको एक्सेस करने के लिए दिस का ऑपरेटर यूज कर, दिस जो ऑपरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।
तो यहाँ पे अब ये हमारे पास, यहाँ पे आप देख लें इस क्लास में हमारे पास कोई भी क्लास इंप्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि हमने कलर्स का वेरिएबल यूज ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कलर्स लगा देता हूँ। अब कलर्स, अब ये वेरिएबल है जो प्रॉपर्टी है, सॉरी, अब ये कलर रेड हो गया क्योंकि कलर रेड बाद में है, कलर ग्रीन पहले है, और ऑर्डर में भी कलर ग्रीन पहले है, कलर रेड बाद में है, राइट। तो अब हम जितने भी कलर्स यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, CLS3 इज इक्वल टू कलर ब्लू, और यहाँ पे आप दिस डॉट CLS3 कर दे, वापस जाएं, और अब हमारे पास ये दिस डॉट CLS3, दिस डॉट CLS, दिस डॉट CLS2, दिस डॉट CLS3, राइट। और फिर हम इसको कलर्स को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कलर ग्रीन, कलर रेड, कलर ब्लू सारी क्लासेस आ गई। इस तरीके से हम डायनामिकली मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें यह है कि यहीं पे हम ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी कलर्स वाली प्रॉपर्टी को मैं अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ कलर्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने कलर्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिखा, तो अब मुझे यहाँ पे क्लास का नाम देना है, वेरिएबल नहीं देना, क्लास के नेम को एज अ वेरिएबल यूज करना है, फिर इसको ट्रू या फॉल्स करना है। सपोज कलर ग्रीन कॉलन ट्रू, कलर ब्लू कॉलन फॉल्स, कलर रेड कॉलन फॉल्स। अब क्या होगा, डेफिनेटली कलर ग्रीन होगा हमारे उस टेक्स्ट का, देख सकते हैं आप कलर ग्रीन है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं और इसको फॉल्स कर देता हूं तो अब ब्लू हो जाएगा इसका कलर, राइट, ब्लू हो गया। अगर मैं रेड को ट्रू कर देता हूं और इसको ट्रू को फॉल्स कर देता हूं तो अब ये हमारे पास रेड कलर ट्रू, और एक ही क्लास उस पर इम्प्लीमेंट होगी। इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं। मैं इसको भी ट्रू कर देता हूँ तो दो क्लासेस पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे हम ng क्लास की मदद से मल्टीपल क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं, एज स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। बल्कि स्ट्रिंग अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको सिंगल कोट्स में लिखें। तो जैसे कलर रेड, कलर ग्रीन, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कलर रेड की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, प्रायोरिटी, तो वो अप्लाई हो गया। अगर मैं कलर ग्रीन को यहाँ पे कलर ब्लू को भी लिख देता हूँ तो जिसकी प्रायोरिटी इन तीनों में ज़्यादा होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। कलर के ब्लू की ज़्यादा प्रायोरिटी है। यहाँ पे आप स्टाइलिंग में लेफ्ट साइड राइट साइड पे नीचे देख भी सकते हैं कि कलर ब्लू की प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसलिए उसका उसका मतलब कलर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप 5 मुख्तलिफ वेज में ng क्लास डायरेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। हमने ये वाला भी देखा, एरेज की सूरत में भी देखा, हमने ऑब्जेक्ट नोटेशन में भी ट्रू फॉल्स करके देखा, फिर हमने स्ट्रिंग भी देखा, एक्सप्रेशन, एरे एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन को देखा, फिर हमने उसको देखा कि क्लास 1 है तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब एक क्लास, मतलब ये जो है तीनों क्लासेस अप्लाई होंगी अगर ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स होने की सूरत में वो नहीं होंगी। मतलब मल्टीपल क्लासेस को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी इजी चीज़ है कि यहाँ पे आप सिंपली ये जो आपने लिखा है कलर ग्रीन, आप इस सारे को, इस सब को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, कलर ग्रीन, कलर रेड, कलर ब्लू कॉलन ट्रू, सेव किया, वापस आए, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ब्लू की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तीनों कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इस जो ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर देता है ng क्लास। तो अगर इसकी राइट साइड पे ट्रू हो, अगर ये फॉल्स होगा तो डेफिनेटली इन तीनों में से एक क्लास भी अप्लाई नहीं होगी। सॉरी, सेव नहीं किया, आई थिंक, कॉलन फॉल्स। तो और यहाँ पे कलर रेड ट्रू।
तो यहाँ पे है ये इसको कलर ग्रीन, क्लास कलर रेड, ये इसको कलर ग्रीन, कलर रेड। यहाँ पे फॉल्स होने की सूरत में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये क्यों अप्लाई कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे कलर ग्रीन कर देता हूँ तो भी वो ये कुछ आई थिंक इसमें आई एम श्योर जो है ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी कैशे की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। नेटवर्क और रीलोड, क्योंकि इसको तीनों ये वाली जो क्लासेस तीनों हैं ये अप्लाई नहीं करनी चाहिए, ये फॉल्स है, तो इसको इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए इनको यहाँ। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, वो बताते हुए पता नहीं चला। दैट इज माय मिस्टेक, नॉट कैशे इशू, मेरी गलती है, कलर्स यहाँ पे लिखना था, सॉरी। ठीक है, अब ये ठीक काम करेगा। ठीक है, अब रेड हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर रेड किया। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो अब कोई कलर इसमें अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको फॉल्स कर दिया। राइट, फॉल्स। तो ये था दोस्तों हमारे पास एनजी क्लास। इसको थोड़ा मैंने लंबा इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि दूसरी जो एनजी स्टाइल है वो भी सेम यही चीज़ है, उसमें भी इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैं उसकी आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से मैं वापस जाऊँगा एक स्टेप, और यहाँ पे एनजी स्टाइल को अगर मैं ओपन करूँ, सेम कॉमन के क्लास है, कॉमन पैकेज है, और इसमें ये 3 तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। सेम वही है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम कहाँ से? टीएस फाइल से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ इनलाइन कलर इज इक्वल टू, ये अब ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या आप एक कलर यहाँ पे दे दें रेड। ठीक है, इनलाइन कलर रेड मैंने दे दिया, सेमी कॉलन लगाया, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा एन जी स्टाइल, और उससे पहले मैं बताता चलूँ, आप यहाँ पे स्टाइल लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब डेफिनेटली हमें उसके लिए कलर की प्रॉपर्टी भी देनी होगी। ठीक है, तो इसको स्टाइल इस तरीके से फिर हम लिखेंगे एन जी स्टाइल, और यहाँ पे हम इसको, ये जो हमारे पास है ये जो कलर इनलाइन कलर है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको करली ब्रैकेट्स में, जिस तरीके से इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉन्ट स्टाइल एक्सप्रेशन उसका जो भी है, जो भी मतलब अब कलर रेड करना है, ये वाला रेड हमने यूज़ करना है, तो किस तरह लिखेंगे? डेफिनेटली यहाँ पे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कलर, इसको इस तरीके से लिखेंगे, कॉलन डालेंगे, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया इनलाइन कलर, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। राइट, तो इसको जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है कि मिसिंग कर्ली ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे मिसिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि इसके अगर यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं, तो इसने यहाँ पे इस कलर को अप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करता हूँ स्टाइल कलर रेड, तो भी उसने इसको अप्लाई नहीं किया। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, कौन सी? एनजी क्लास, एनजी स्टाइल की। अब मैं लिखता हूँ एनजी स्टाइल। अब आप देखेंगे कि यही कलर जो मैंने अभी स्टाइल अप्लाई करने की कोशिश की थी, सक्सेसफुली मैंने कोई चेंजेस नहीं की, यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, और एनजी स्टाइल की मदद से इसने इसको अप्लाई कर दिया। आप इस पे कॉमा देके मल्टीपल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज कॉलन 25 पिक्सल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कलर रेड, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। तो आप इस तरीके से, अब ये जो है एनजी स्टाइल यहाँ पे, अब मैं इसको सिंपली यहाँ से ख़त्म, इसको इस तरह रखता हूँ, और यहाँ कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, सॉरी, और यहाँ पे मैं अब फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, कलर ब्लू, फॉन्ट वेट बोल्ड,
और जो भी आप प्रॉपर्टीज लगाना चाहें। और अब हमें करना क्या पड़ेगा, HTML के अंदर जाके सिर्फ इनलाइन कलर लिखना पड़ेगा और हमारी वो जो स्टाइलिंग है वो इस पर अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल यूज हो रहा है, फॉन्ट साइज 25, कलर ब्लू, फॉन्ट वेट बोल्ड। यहाँ पे आप राइट साइड पे नीचे इंस्पेक्ट एलिमेंट में इसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रेड करता हूँ और वापस आता हूँ तो अब इसका कलर रेड हो चुका होगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम एनजी स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैक्स डैश विड्थ डॉट पी एक्स लिखा है, ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं डॉट पिक्सल में, यहाँ पे इसको वेरिएबल दे सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने अगर एक साइज का वेरिएबल लिया है और साइज का वेरिएबल आई थिंक मैंने ऊपर बनाया नहीं, को नहीं, साइज इज इक्वल टू 25 मैंने एक इंटीजर नंबर लिया हुआ है, ये नंबर इसकी डाटा टाइप है। ठीक है, साइज इसका नेम है प्रॉपर्टी का। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज डॉट पिक्सल, और जिस तरीके से उसने यहाँ पे कॉलन डाल के लिखा है यहाँ पे मैं साइज लिख दूंगा। तो अब वो जो साइज है उसका साइज 25 पिक्सल हो जाएगा। देख सकते हैं इसका साइज 25 पिक्सल है, यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। और अगर मैं यहाँ पे इसको 45 कर देता हूँ सिंपली नंबर में सेमी कॉलन लगा के, तो यहाँ पे ये 45 पिक्सल हो जाएगा। राइट, आप श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी। डायनामिकली अब हम यहाँ पे जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्टाइलिंग है, वो हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं किसी कंडीशन की बेस पे। कैसे, इसकी भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे एनजी मॉडल को यूज़ करते हुए। तो एनजी मॉडल का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक पी टैग और है। इस पी टैग के अंदर हमारे पास 3 रेडियो बटन होंगे, जैसे इनपुट रेडियो है, नेम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फॉर्म तो यूज़ नहीं कर रहे। तो इसकी एक एनजी मॉडल इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेते हैं आर कलर, मतलब रेड कलर। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं रेड, सिंपल, और बी आर टैग लगा देते हैं। फिर पी में ही रहते हैं, इसी में पी वेरिएबल में टैग में ही रहते हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, 3 दफ़ा पेस्ट कर दिया तो ग्रीन, ब्लू, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं। आर कलर, इसमें भी आर कलर, और इसकी अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एनजी मॉडल तो मैंने लगा दिया, ठीक है, लेकिन जो रेडियो बटन्स होते हैं वो बेसिकली क्लिक पे या चेंज इवेंट पे काम करते हैं। तो इट मींस यहाँ पे मैं अगर एनजी मॉडल को यूज़ करूँगा तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके पास वैल्यू तो यहाँ पे मैंने डिफाइन ही नहीं की, और ना ही हम वैल्यू इसमें टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। राइट, तो इसका क्या तरीका होगा, इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे बजाय एनजी मॉडल यूज़ करने के हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं चेंज, एक इवेंट बाइंडिंग, जिसके जो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चेंज, और यहाँ पे हम दे देते हैं चेंज कलर, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं रेड को। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ ग्रीन, और इसी तरीके से ये यहाँ पे मैं डबल कोड लगाना भूल गया, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लू। अब सेव किया, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, चेंज, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, इनपुट, हाँ यहाँ पे भी नहीं मैंने लगाया। अब ठीक है, सेव किया। अब वापस हम अपनी ऐप में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 बटन आ गए, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब ये इनके अगर ये सिचुएशन आ जाए कि तीनों रेडियो बटन चेक हो रहे हैं तो आप इनको एक ही नाम दे दें, ऐसे नेम डी मैंने दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक ही नाम होने से फ़ायदा ये होता है कि अब आप एक वक्त में एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं रेड बटन सेलेक्ट करूँ तो इसका कलर रेड हो जाए, जैसे ग्रीन करूँ इसका कलर ग्रीन हो जाए, ब्लू करूँ तो इसका कलर ब्लू हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक चेंज कलर का मेथड बनाया है, तो इस मेथड को चेंज कलर को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज कलर के नाम से, और ये एक वैल पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फिर ये क्या करेगा, दिस डॉट किसको चेंज करना है हमने यहाँ पे एफ
कलर का एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्ट में उसको एम्प्टी रखते हैं क्योंकि हमने कोई रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं रखा हुआ बाय डिफॉल्ट। तो दिस डॉट एफ कलर इज इक्वल टू वैल, सिंपल ये करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अब ये जो हमारे पास ng स्टाइल है या आप ng स्टाइल जो हमने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर, और यहाँ पे f कलर वेरिएबल यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू खाली होगी तो कलर जो है वो डिफ़ॉल्ट होगा, राइट। कलर ब्लैक है। अब जैसे मैं रेड बटन को, जो डॉट बटन है उसको क्लिक करूँगा तो आप देख लें इसका कलर रेड हो गया। जैसे मैं ग्रीन को क्लिक किया मैंने, इसका कलर ग्रीन हो गया। जैसे मैंने इसको किया इसका कलर ब्लू हो गया। अब एक और भी इसमें चीज़ है कि यहाँ पे हम एक br टैग के बाद एक इनपुट नंबर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर, नंबर की क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको अभी नजर आई, तो ये हमारे पास एक नंबर वैल्यू है, ठीक है, ये चेंज होती है। तो अब डेफिनेटली इसके अंदर वैल्यू पैरामीटर होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ng मॉडल इज इक्वल टू f साइज, राइट, साइज। तो अब यहाँ पे मैं कॉमा देके फॉन्ट साइज कॉलन और डॉट px लिख देता हूँ यहाँ पे px, ताकि उसका साइज चेंज हो साइज। और यहाँ पे अब हमारे पास जो इसका डिफ़ॉल्ट हमने साइज सेट किया 45 वो आ गया। अब मैं इसको जैसे ही मैं देख लें, मैं इसको 10 करता हूँ तो फॉन्ट साइज 10 हो गया। अब मैं जैसे ही इसको 100 करता हूँ तो फॉन्ट साइज हमारे पास उसका 100 हो गया। जैसे ही मैं इसको 50 करूँगा तो हमारे पास जो हमारी क्लास है उसका कलर फॉन्ट 50 हो गया। और फिर मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ पूरे डायनामिकली, इफेक्टिवली डायनामिकली। तो इस तरीके से हम जो है ng क्लास और ng स्टाइल को यूज़ करते हुए डिफरेंट डायनामिक प्रॉपर्टीज़ बाइंड कर सकते हैं CSS की टू द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट ng स्टाइल और ng क्लास। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम फर्दर डायरेक्टिव्स आई एम थिंकिंग अबाउट ng स्विच, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक मुझे आपसे इजाज़त चाहनी होगी और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।